हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी है उसमें जो सेकंड पेपर होता है हिस्ट्री का, उसमें पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विश्व इतिहास का जो हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये इसके ऊपर हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को हमने कई भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण का अर्थ, अर्थात पुनर्जागरण का जो अर्थ होता है उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण की विशेषता और प्रकृति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण के क्या क्या कारण थे, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में शुरुआत हुई थी इसकी, तो सर्वप्रथम इटली में इसकी शुरुआत क्यों हुई थी उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण का प्रभाव, अर्थात जो पुनर्जागरण का साहित्य, कला, विज्ञान और मानवतावाद पर जो प्रभाव रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण के परिणाम के ऊपर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा ये है कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, पुनर्जागरण को समझने के लिए पहले हमें इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि विश्व इतिहास का जो क्रोनोलॉजी है वो हमें पता होनी चाहिए। हमने भारत का इतिहास पढ़ा, उसमें हमने देखा कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसी प्रकार से विश्व के इतिहास को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास और एक हो गया आधुनिक विश्व का इतिहास हो गया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राचीन विश्व के इतिहास की चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्राचीन विश्व के इतिहास में हम प्रारंभ से लेकर 5वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है उसमें हम चर्चा करते हैं। प्राचीन विश्व के इतिहास की हम चर्चा करते हैं और इस टाइम पीरियड में हम प्राचीन जो रोम और जो यूनान की जो समृद्ध संस्कृति थी उसका हम अध्ययन करते हैं प्राचीन विश्व के इतिहास के अंतर्गत। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं मध्यकालीन विश्व के इतिहास की चर्चा करते हैं। तो मध्यकालीन जो विश्व का जो इतिहास है इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है ये माना जाता है 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। और इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाएगा 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है इसको इतिहासकारों ने कहा है अंधकार का काल, अंधकार युग कहा है। उसके बाद में आ जाता है दूसरा जो आ जाता है 9वीं से और जो 11वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है इसे कहा गया है प्रारंभिक मध्यकालीन विश्व का इतिहास, प्रारंभिक मध्यकालीन विश्व का इतिहास। और तीसरा आ जाता है 11वीं से और 14वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है इसे कहा गया है उत्तर मध्यकालीन विश्व का इतिहास। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो अंधकार का युग है ये क्यों कहा गया है, मध्यकालीन जो विश्व का इतिहास है इसे अंधकार का युग क्यों कहा गया है। देखिए, मध्यकाल में क्या होता है कि जो प्राचीन रोम और यूनान की जो समृद्ध संस्कृति होती है इसका जो ज्ञान होता है ये विलुप्त हो जाता है। और इसका जो परिणाम निकलता है वह है कि रूढ़िवादी जो चर्च है उसका मनुष्य के मस्तिष्क पर आवरण छा जाता है। और इसका परिणाम ये निकलता है कि मनुष्य का जो बौद्धिक विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से मध्यकालीन जो विश्व का इतिहास है इसे अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य ने शिक्षा को छोड़ दिया था और वह धर्म के ऊपर क्या करने लगा था, अंधविश्वास करने लगा था। और इसी वजह से इसे अंधकार का युग कहा जाता है। लेकिन मध्य युग में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मनुष्य में नवीन चेतना का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? नवीन चेतना का उदय हुआ। और इसका परिणाम यह निकला कि रूढ़िवाद का स्थान तो ले लेता है तर्क ले लेता है, और अंधविश्वास का जो स्थान है वह ले लेता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले लेता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले लेता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्राचीन जो रोम और यूनान की संस्कृति से जो प्रेरणा लेकर या प्रभावित होकर जो मनुष्य का जो बौद्धिक और जो सांस्कृतिक आंदोलन होता है, बौद्धिक और जो सांस्कृतिक आंदोलन होता है उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। और इसी टाइम पीरियड से शुरुआत मानी जाती है आधुनिक विश्व के इतिहास की, यानी 15वीं शताब्दी और उसके जो बाद का जो टाइम पीरियड है उसका हम अध्ययन करते हैं आधुनिक विश्व के इतिहास से। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल से ही आधुनिक विश्व के इतिहास की शुरुआत होती है। अब हम चर्चा करते हैं
कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में कहते हैं रेनेसा। अंग्रेजी में कहते हैं इसे रेनेसा कहते हैं। और ये जो रेनेसा है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म, यानी पुनः जागना। और यहाँ पर पुनः जागना है ज्ञान का, यानी जो प्राचीन रोम और यूनान की जो संस्कृति है, ज्ञान है, उसका पुनः लौटना एक तरीके से क्या कहलाएगा, पुनर्जागरण कहलाएगा। या हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो पुनरुद्धार होता है उसे हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। या मनुष्य के अंदर जो नवीन चेतना या नई भावना आती है उसे भी हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुनर्जागरण का अर्थ है पुनरुद्धार, पुनर्जन्म या नई भावना, तीनों ही हो सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ। तो देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है इटली में। इटली में लगभग 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और 16वीं शताब्दी के आते आते पुनर्जागरण है ये संपूर्ण यूरोप में फैल जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है इटली, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया। देखिए, अभी हमने चर्चा की थी कि पुनर्जागरण की शुरुआत होती है 14वीं शताब्दी में, इटली में होती है और 16वीं शताब्दी तक लगभग पूरे यूरोप में फैल जाता है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इसको लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई, कब ये संपूर्ण यूरोप में फैलता है। कुछ का मानना है कि 13वीं शताब्दी में हो गई थी, कुछ का मानना है कि 15वीं शताब्दी में होती है और ये लगभग 17वीं शताब्दी तक संपूर्ण यूरोप में फैलता है। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हो गई थी इटली में और संपूर्ण यूरोप में लगभग 16वीं शताब्दी में फैल गया था। अब यदि हम बात करें, घटना की बात करें कि वह कौन सी घटना है जिनसे पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो विश्व का इतिहास है या जो आधुनिक युग है उसकी शुरुआत मानी जाती है। इसको लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग नामक रोग आया था जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, और यह रोग आया था 1348 से लेकर 1351 के मध्य में। तो यहाँ पर जो 1351 के बाद में जो परिवर्तन हुए, तो कुछ विद्वानों को मानना है कि यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, जबकि अन्य का मानना है कि 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया और ये कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, इस पर अधिकार हो जाता है तुर्कों का। इस घटना से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कि ओटोमन तुर्क द्वारा कुस्तुनतुनिया पर विजय, तो यहाँ पर यही जो ऑप्शन है वह सही माना जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है, और कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों की विजय हुई थी यह हुई थी 29 मई 1453 ईस्वी को। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी। तो देखिए, इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत कला और वास्तुकला दोनों से मानी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, पुनर्जागरण शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था यह एक इटली के विद्वान थे वैसारी, उनके द्वारा किया गया था 16वीं शताब्दी में। कब किया गया था, 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया गया था। और वैसारी ने इस शब्द का प्रयोग किया था वास्तुकला और शिल्प कला के लिए, यानी वास्तुकला और शिल्प कला में जो परिवर्तन हुए उनके लिए वैसारी ने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं दीद्रो। दीद्रो ने इस शब्द का व्यापक अर्थ दिया 18वीं शताब्दी में, और दीद्रो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इनकी एक पुस्तक थी एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें इनका मानना था कि कला और साहित्य में जो परिवर्तन हुए हैं उसको पुनर्जागरण कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक और विद्वान थे रॉबर्ट एरगोन्स। इनका मानना था कि मध्य युग से आधुनिक युग में लाने के लिए जितने भी परिवर्तन हुए हैं उन सभी परिवर्तनों को रॉबर्ट एरगोन्स ने पुनर्जागरण माना है, चाहे से वह सामंतवाद का पतन हो, चाहे से वह चर्च का जो प्रभुत्व है वो कम होना हो, चाहे से कुतुबनुमा एक यंत्र है जिसे हम कंपास भी कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र होता है,
जिसकी वजह से समुद्र में जो यात्रा करना है वो ज़्यादा सुविधाजनक रहा या सफल रहा, हम कह सकते हैं आसान हुआ कुतुबनुमा की वजह से। या हम कह सकते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार है। तो इन सभी परिवर्तनों के लिए रॉबर्ट जो एरोगेंस हैं, इन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो सबसे पहले प्रयोग किया था वैसारी ने। इटली के विद्वान हैं वैसारी। इनके द्वारा 16वीं शताब्दी में वास्तुकला और जो शिल्प कला में जो परिवर्तन होता है उसके लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस नगर से माना जाता है। देखिए अभी हमने देखा कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होती है और इटली से यह संपूर्ण यूरोप में फैल जाता है। यदि हम बात करें कि इटली का वह कौन सा नगर है जिससे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, तो वह नगर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस से क्यों मानी जाती है कि फ्लोरेंस को कहा जाता है विद्वानों का नगर। पुनर्जागरण के प्रारंभ होने में या पुनर्जागरण में जो सहयोग देने में जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं उनमें अधिकतर का जन्म है ये फ्लोरेंस में हुआ है। जिनमें नाम आ जाते हैं दांते का नाम आ जाता है, पेट्रार्क का नाम आ जाता है, बुकासियो का नाम आ जाता है जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, माइकल एंजेलो का नाम आ जाता है, लियोनार्डो विंची का नाम आ जाता है जिन्होंने प्रसिद्ध मोनालिसा नामक एक चित्र बनाया था। इसके अलावा मैकियावेली का नाम आ जाता है। जो जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। तो यदि किसी नगर को माना जाए जिससे पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ है तो वह है फ्लोरेंस। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह है पुनर्जागरण की प्रकृति और विशेषता को लेकर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 तथ्य दिए हुए हैं और इसके आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। तो देखिए पहला जो कथन दिया हुआ है वह है कि प्राचीन रोम और यूनान की सभ्यता से प्रेरित होकर पुनर्जागरण शुरू हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमने चर्चा की थी कि प्राचीन यूनान और रोम की जो सभ्यता और संस्कृति से ही प्रेरित होकर जो बौद्धिक और जो सांस्कृतिक आंदोलन हुआ था उसे ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता हो गई। दूसरा, अतीत से प्रेरित होने के बावजूद पूर्णतः प्रतिगामी न होकर प्रगतिशील था। देखिए ये पुनर्जागरण है, ये अतीत से प्रेरित था, यानी प्राचीन विश्व के इतिहास की जो संस्कृतियां हैं यूनान और रोम की उनसे प्रेरित था। लेकिन इसके बावजूद प्रतिगामी, प्रतिगामी का अर्थ होता है पीछे हटना या पीछे की ओर जाना, वह ना होकर ये प्रगतिशील था, प्रोग्रेसिव था। ये आगे की ओर गया, मानवतावाद को आगे की ओर लेके गया। तीसरा जो कथन है ये रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के विपरीत था। बिल्कुल सही है। इसमें तार्किकता को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह भी पुनर्जागरण की विशेषता और प्रकृति से संबंधित है। इसमें भी 3 कथन दिए हुए हैं और इन्हीं कथनों के आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला कथन दिया हुआ है कि पुनर्जागरण कला प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित थी। बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो कला थी यह प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित थी। धर्म को न चुनकर इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को चुना। दूसरा है, ग्रीक और लैटिन भाषा के स्थान पर देशज भाषाओं का प्रयोग हुआ और साथ ही लौकिक साहित्य का विकास हुआ। देखिए पुनर्जागरण से पहले अधिकतर जितने भी साहित्य का जो सर्जन हुआ है या तो वह ग्रीक भाषा में होता था या फिर वह लैटिन भाषा में होता था। लेकिन पुनर्जागरण काल से या उसके बाद में देशज जो आम भाषाएं थी लोगों की, इतावली भाषा हो गई, अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच हो गई, इन भाषाओं में साहित्य का सर्जन हुआ। साथ ही लौकिक साहित्य का भी यहाँ पर विकास हुआ। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है मानवतावादी विचारों से प्रेरित। ये बिल्कुल सही है कि पहली बार देखिए मध्यकाल में हमने देखा है कि मनुष्य पूर्ण रूप से चर्च का जो आवरण था या हम कह सकते हैं कि चर्च के इर्द गिर्द अपने आप को देखता था, या हम कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु में जो होता था वह धर्म या भगवान होता था। लेकिन पुनर्जागरण या उसके बाद में जो केंद्र में होगा वह है मानव, यानी अब मानव के उत्थान के बारे में सोचा जाने लगा और इसे ही मानवतावाद कहा जाता है। यानी ये मानवतावादी विचारों से प्रेरित। तो यहाँ पर भी कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता क्या है। इनमें से कोई एक ऑप्शन है वो सही है, उसका हम चुनाव करेंगे। अंधविश्वास, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पुनर्जागरण है ये अंधविश्वास पर आधारित नहीं था, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। पाखंड का प्रचार, ये भी बिल्कुल गलत है। मूर्तियों का जो निर्माण है ये पुनर्जागरण से पहले से ही होता आया है। पुनर्जागरण में इसमें कुछ सुधार हुआ है लेकिन मूर्तियों का निर्माण पहले से ही होता है, तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। सबसे अंत में है मानवतावाद। देखिए पुनर्जागरण में क्या होता है कि अब मनुष्य है वह केंद्र बिंदु में है
और उसी की प्रगति, उसी के उत्थान के बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ पर जो मानवतावाद है ये पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात मानवतावाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, तो उसकी हमें पहचान करनी है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता के तत्व से युक्त, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के तत्व से युक्त था, ये बिल्कुल सही कहा गया है इसमें, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सत्य है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, धर्म के प्रति सम्मान रखते हुए इसने धर्मेतर प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। धर्म के प्रति सम्मान जरूर रखा, लेकिन धर्म के अलावा जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया, तो ये कथन भी यहाँ पर सत्य है। यह लौकिकता पर बल, यहाँ पर स्वर्ग और नरक यानी जो भावना थी, परलोक वाली जो भावना थी, उसके ऊपर बल ना देकर मनुष्य का जीवन वह यह लोक यानी इसी लोक में कैसे सुधारा जा सकता है, उसके ऊपर ज्यादा बल दिया गया, इसलिए यह कथन भी यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन डी में है रूढ़िवादिता और अंधविश्वास पर आधारित, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि जो पुनर्जागरण है ये रूढ़िवादिता पर आधारित नहीं था, ये तर्क पर आधारित था। यह अंधविश्वास पर आधारित नहीं था, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी असत्य कथन है यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण हैं, उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है क्रूसेड। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रूसेड होता क्या है। 11वीं से और 13वीं शताब्दी के मध्य में ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य में पवित्र स्थान यरूशलेम को लेकर जो धार्मिक युद्ध हुए उसे कहा जाता है क्रूसेड कहा जाता है। देखिए, क्रूसेड की शुरुआत क्यों होती है, 1076 ईस्वी में ईसाइयों के लिए पवित्र माने जाने वाला यरूशलेम जो वर्तमान में इजराइल में है, इस पर मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। और इसी को पुनः प्राप्त करने के लिए ईसाइयों के द्वारा 11वीं से और 13वीं शताब्दी के मध्य में जितने भी युद्ध लड़े गए, इसे क्रूसेड कहा जाता है। और इस क्रूसेड का परिणाम क्या निकला कि इससे यूरोप वासी हैं ये पूर्व की संस्कृति से परिचित हुए, जो पुनर्जागरण में बहुत अधिक योगदान देती है, तो यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा होता है व्यापारिक समृद्धि। देखिए, क्रूसेड के बारे में कहा जाता है कि क्रूसेड मेड यूरोप रिच, यानी क्रूसेड ने यूरोप को रिच बनाया, धनवान बनाया। कैसे बनाया कि क्रूसेड की वजह से इनका पूर्व की संस्कृति के साथ संबंध होता है, उनसे इनके व्यापारिक संबंध होते हैं, जिससे इनमें अर्थव्यवस्था इनकी सुधरती है। हम कह सकते हैं कि धन का आगमन होता है और इसी धन के आगमन से एक नवीन वर्ग का जन्म होता है, मध्यम वर्ग कहते हैं जिसे। और इस मध्यम वर्ग या हम कह सकते हैं एक नवीन धनिक वर्ग का उदय होता है। इस धनिक वर्ग ने अपने जो धन का प्रयोग है ये विद्या अर्जन करने में और उसका संरक्षण करने में लगाया, तो यहाँ पर ये कथन भी सही है कि पुनर्जागरण के एक प्रमुख कारणों में माना जाता है व्यापारिक समृद्धि माना जाता है। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, और इस घटना से पुनर्जागरण की शुरुआत भी मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, और कुस्तुनतुनिया है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, तो यहाँ पर रहने वाले जो विद्वान हैं या कुस्तुनतुनिया में जितने भी प्राचीन रोम और यूनान की संस्कृति को लेकर जितने भी दुर्लभ ग्रंथ हैं उनको लेकर वो आ जाते हैं, इटली में आ जाते हैं, और इससे भी पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं पुनर्जागरण के कारण को लेकर, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी पुनर्जागरण के कारण को लेकर है, जिसमें से 3 कथन दिए हुए हैं और हमें इन्हीं कथनों के आधार पर सही कूट का चुनाव करना है। सबसे पहले है अरब मंगोल संपर्क। देखिए, यूरोप में अरब मंगोल संपर्क से क्या होता है कि यूरोपवासी कागज से परिचित होते हैं, बारूद से परिचित होते हैं, साथ ही वो कंपास से परिचित होते हैं। इसके अलावा एक इटली का एक यात्री था, 1272 ईस्वी में यह जाता है कुबलई खान के दरबार में। कुबलई खां एक मंगोल शासक होते हैं और इसके दरबार में जाता है इटली का एक विद्वान मार्को पोलो, और इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, और उसी यात्रा वृत्तांत से प्रभावित होकर वास्को डिगामा है, जे कोलंबस है, उसने समुद्री यात्राएं की, तो ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरा है नए आविष्कार। देखिए, नए आविष्कार होने लगे थे, जैसे बारूद का आविष्कार है ये चीन में होता है। इसके अलावा कागज का जो आविष्कार है ये भी चीन में होता है। चीन के माध्यम से इस ज्ञान को अरबों ने जाना, और अरबों के माध्यम से ये ज्ञान कहाँ पर आता है, यूरोप में आता है।
इसके अलावा कंपास, जिसे हम कुतुबनुमा कहते हैं, कंपास का आविष्कार भी होता है। और इस कंपास के आविष्कार से समुद्र में यात्रा करना संभव हो सका, समुद्री यात्रा संभव हो सकी, क्योंकि अब उन्हें दिशा का ज्ञान हो जाता था। समुद्र में जो यात्रा करने वाले लोग थे, अब वो भटकते नहीं थे। देखिए, पुनर्जागरण में जो सबसे बड़ा जो आविष्कार माना जाता है वह है मुद्रण यंत्र का। मुद्रण यंत्र से मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस, और इसकी स्थापना यूरोप में होती है 15वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम होती है जर्मनी में होती है। गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पे की जाती है? जर्मनी में की जाती है। और 1454 ईस्वी में 31 पंक्तियों की एक पहली किताब छापी जाती है, जिसका नाम था द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। इसे पहली किताब का गौरव प्राप्त हुआ, मुद्रित किताब का। तो ये प्रमुख आविष्कार थे जिनकी वजह से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर कथन जो दो है वो भी सही है। नए नए नगरों की स्थापना हुई, फ्लोरेंस है, नेपल्स है, ठीक है। इस प्रकार के नए नए नगरों की स्थापना हुई। इन नए नए नगरों में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय होता है, और ये अपने धन बल के आधार पर चर्च की जो आलोचना है वो करने में सक्षम होता है। तो यह भी एक पुनर्जागरण का प्रमुख कारण माना जाता है। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस का व्यापारी परिवार जिसके द्वारा अपने धन का उपयोग करके 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्रित करके उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाया। तो देखिए, वह फ्लोरेंस का व्यापारी था कैसिमो मेडिसी, और उनका पौत्र था लोरेंज कैसिमो। इनके द्वारा 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्रित करके उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहला क्रूसेड क्यों शुरू किया गया था? जो क्रूसेड युद्ध हुआ 11वीं शताब्दी से लेकर और 13वीं शताब्दी के मध्य में यरूशलेम को लेकर ईसाइयों और मुस्लिम समुदाय के बीच में। तो देखिए, पहला क्रूसेड शुरू किया गया था, उसका रीजन था मुस्लिम शासन से यरूशलेम को मुक्त करवाना। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि 1076 ईस्वी में जो यरूशलेम है ईसाइयों के लिए पवित्र माना जाता है, इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, यानी मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। और इस मुस्लिम शासन से मुक्त कराने के लिए ही पहला क्रूसेड हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहले क्रूसेड के लिए 1095 ईस्वी में क्लरमोंट काउंसिल में किसके द्वारा आह्वान किया गया? तो देखिए, पहले क्रूसेड के लिए जो आह्वान किया गया था वह किया गया था, उस समय पॉप थे अर्बन द्वितीय, उनके द्वारा ये आह्वान किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिल्ड्रन क्रूसेड किसके लिए जाना जाता है? देखिए, पांचवा जो क्रूसेड था ये 1212 ईस्वी में हुआ था, और इसे चिल्ड्रन क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें युवाओं को दिव्य प्रेरणा का दावा करते हुए यरूशलेम को मुक्त कराने के लिए प्रेरित किया गया। इसमें बहुत सारे बच्चों को भी यरूशलेम को मुक्त कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन एक फ्रांसीसी व्यक्ति होता है स्टीवन, ये 30,000 बच्चों को लेके जाता है यरूशलेम को मुस्लिम शासन से मुक्त कराने के लिए, लेकिन उनको अफ्रीका के तटों में बेच देता है। ये बहुत बड़ी एक निंदनीय घटना हुई थी। इसीलिए इस क्रूसेड को चिल्ड्रन क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्रूसेड में दिव्य प्रेरणा का दावा किया गया था, जिसके तहत युवाओं यानी बच्चों का नेतृत्व किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तुर्कों के आक्रमण से कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन कब हुआ? देखिए, कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं। रोमन सम्राट हुए हैं कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन, और इनका जो शासन था ये 306 से 337 ईस्वी के मध्य में माना जाता है कॉन्स्टेंटाइन का। और इनके द्वारा रोमन साम्राज्य की एक और राजधानी बनाएगी। पहले तो रोम तो थी, इसके अलावा एक और राजधानी बनाएगी बाइजेंटाइन। पहले इसका नाम बाइजेंटाइन था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने इसका नाम बदलकर कर दिया कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हिंदी में हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर 1453 ईस्वी में तुर्कों का आक्रमण होता है, 29 मई 1453 ईस्वी में। इसका जो नाम बदलकर कर दिया जाता है इस्तांबुल। तो वर्तमान में इसका नाम है इस्तांबुल। देखिए, कॉन्स्टेंटाइन के बाद में रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े हो जाते हैं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम बन जाती है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी है यह होती है कुस्तुनतुनिया, जिसका प्राचीन नाम होता है बांजेटाइन। इसे बांजेटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है, और इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है 1453 ईस्वी में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्डिनल बेसारियन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से। तो देखिए, कार्डिनल बेसारियन है जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तो ये वहीं पर थे और यह अपने साथ 800 पांडुलिपि लेकर इटली पहुंचे थे। ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां जो हस्तलिखित थी, उनको लेकर ये इटली पहुंचे थे, जिसमें प्राचीन यूनान और रोम की संस्कृति के बारे में लिखा हुआ था। इसलिए पुनर्जागरण के दौरान यूनानी पांडुलिपियों का इन्होंने क्या किया था, संरक्षण किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। अब हम चर्चा करते हैं कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में क्यों हुआ। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो पुनर्जागरण है इटली में होता है और इटली से फिर धीरे धीरे ये संपूर्ण यूरोप में फैलता है। तो वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। देखिए, इटली है ये भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, इसलिए व्यापार का हमेशा से प्रमुख केंद्र रहा है और इसी वजह से इसकी जो भौतिक संपन्नता है वह हुई। और इसी भौतिक संपन्नता की वजह से इसकी जो आगे जो सांस्कृतिक उन्नति है उसका जो मार्ग है, सांस्कृतिक उन्नति का जो मार्ग है वह प्रशस्त हुआ। तो यह बिल्कुल सही है कि भौगोलिक स्थिति की वजह से भी इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण है, क्योंकि भूमध्य सागर के मध्य में था और व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। दूसरा, नगरों की स्थापना हुई यहाँ पर। बहुत सारे नेपल्स है, फ्लोरेंस है, ठीक है, वेनिस है, इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पर नगरों की स्थापना हुई। और इस नगर में एक नवीन वर्ग आता है जिसे हम कहते हैं मध्यम वर्ग। और यह मध्यम वर्ग अपने धन बल की वजह से चर्च की आलोचना करने में सक्षम था। तो इस वजह से भी इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। हमने पढ़ा कि 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है या कब्जा हो जाता है, तो बहुत सारे जो विद्वान हैं जो प्राचीन पांडुलिपियां लेकर कहाँ पर पहुंचते हैं, इटली में। और इटली में उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। तो यह भी कारण था कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। इसीलिए यहाँ पर कथन एक, दो और तीन तीनों ही सी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह भी इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण क्यों हुआ उसी को लेकर है। तो यहाँ पर भी 4 कथन दिए हुए हैं और इन्हीं कथनों के आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। तो जो पहला कथन है समृद्ध मध्यम वर्ग का, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि इटली में नए नए नगरों की स्थापना होती है और इन्हीं नगरों में मध्यम वर्ग का उदय होता है, जिसने पॉप और सामंत की परवाह नहीं की और मध्यकालीन जो मान्यताएं हैं उनको नहीं माना। इसीलिए इटली में पुनर्जागरण की नवीन प्रवृत्तियों का संचार हुआ। ये कथन बिल्कुल सही है। पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि इटली भूमध्य सागर के मध्य में स्थित था, व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पूर्व और पश्चिम के जो भी व्यापारी हैं वो इटली में ही आकर मिलते थे। तो ये वजह भी थी कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। दूसरा कारण था कि इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्मस्थली है। प्राचीन जो रोमन साम्राज्य होता था उसकी राजधानी रोम है जो इटली में ही है, तो उसकी जन्मस्थली भी इटली को ही माना जाता है। तो इस वजह से भी सबसे पहले जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई वो इटली में हुई। चौथा कथन है कुस्तुनतुनिया के पतन पर विद्वानों का इटली में आश्रय देना। इसके बारे में भी हमने कई बार चर्चा की प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चारों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात 1, 2, 3 और 4 चारों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने चर्चा की कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, साथ ही हमने पुनर्जागरण की प्रकृति के बारे में चर्चा की, ये जाना कि पुनर्जागरण के कारण क्या है, साथ ही ये जाना कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में क्यों हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव के ऊपर, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कला में चाहे वह स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो या चित्रकला हो, उस पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव रहा। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव रहा, साथ ही मानवतावाद के क्षेत्र में पुनर्जागरण का क्या प्रभाव रहा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित तौर पे आप फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक आपने देखा है। तो इसी से संबंधित बहुत सारा जो कंटेंट है वो आपको हमारे एक्स के ऊपर जो अकाउंट है उसके ऊपर भी मिल जाएगा, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर भी हम करंट अफेयर, बहुत सारी एमसीक्यूज और हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे टॉपिकों पर हम चर्चा करते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन करें। इसके अलावा इस वीडियो की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी। यदि आप दोनों पर नहीं है तो आप हमारा व्हाट्सअप जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। समय समय पर उस पर भी सारे अपडेट आपको दे दिए जाएंगे और इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं।
यदि आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जो एक्स अकाउंट है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें रोज़ आपको करंट अफेयर से संबंधित, डेली न्यूज एनालिसिस और हिस्ट्री से संबंधित 8 से 10 जो एमसीक्यूज़ हैं उनके ऊपर चर्चा की जाती है, डेप्थ में चर्चा की जाती है। उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।